एवरीवन, फिर से मैं आप सभी के लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शिनफे से होती है, जो अभी एक नॉवेल के अंदर रीबॉर्न हो जाती है। उसे याद आता है कि वो तो कार एक्सीडेंट में मर गई थी। वो सोचने लग जाती है कि ये मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसे यहाँ पर एक डिवोर्स एग्रीमेंट दिखाई देता है, जिसमें वो येंजो का नाम पढ़ती है तो शॉक होती है कि ये तो वही नॉवेल का मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर है ना, जो कि हैंडसम के साथ साथ ट्रेजिक भी है। शीन असल में जो की बहुत ही बड़ी फैन है और वो हमें फिर उसके बारे में बताने लगती है कि जब वो यंग था तो उसने अपनी कंपनी को बैंकरप्ट की पोजीशन से इतना ज्यादा इम्प्रूव किया कि 5 साल के अंदर वो कंपनी 100 बिलियंस की कीमत की हो गई। तो वो इतना पावरफुल फिगर था, पर मेल लीड और फीमेल लीड ने प्लानिंग करके उसे एक झटके में गिरा दिए और उसे बैंकरप्ट कर दिए और उसे पूरी बिजनेस इंडस्ट्री में बैन भी करवा दिए, ताकि कोई भी उसके साथ काम भी ना करे। और उसके पास जो भी घर है वो भी कर्जे पर है। और उसकी जो वाइफ है शिन, वो अब उसके ऐसे गरीब होने के बाद उससे डिवोर्स लेना चाहती है। शिन कहती है कि जब वो ये नॉवेल पढ़ रही थी तभी उसे पता लगा था कि जो की वाइफ का भी नाम शिन है, तो उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो इतनी अनलकी है कि उसका नाम इसकी तरह सेम है। लेकिन अब वो और भी ज्यादा बैड लक महसूस कर रही होती है कि वो उसकी जगह रिबॉर्न हो गई है। पर फिर शिन डिसाइड करती है कि नहीं, अब मैं इस नॉवेल के अंदर आ गई हूँ तो मैं ये ट्रेजिक एंडिंग को होने नहीं दूंगी। फिर वो जो को बचाने के लिए खुश हो रही होती है और सोचती है कि अभी वो घर पे नहीं है तो मैं उसे सरप्राइज देने के लिए घर की अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ ताकि ये रहने लायक हो जाए। और फिर वो उसके लिए बहुत सारा खाना भी प्रिपेयर करती है और फिर उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही जो यहाँ घर पहुंचता है तो फिर वो उसे देखती रह जाती है कि सच में वो तो कितना ज्यादा हैंडसम है, जैसे कि उसने एक्सपेक्ट करी थी। जो इतना क्लीन कर देकर उसे पूछता है कि तुमने सर्विस के लिए बुलाई थी। तो जल्दी से फिर शीन उसके पास आती है और उसे बताने लगती है कि ये सब मैंने खुद क्लीन करी हूँ। तो वो काफी शॉक होता है और कहता है कि तुम तो पहले ऐसे कभी कोई काम नहीं करती थी ना। तो कहती है कि लेकिन अब टाइम बदल के ना। फिर वो उसके कपड़े देखकर कहती है कि कितने गंदे हो गए, तुम इसे उतार दो, मैं तुम्हारे लिए वॉश कर देती हूँ। तभी जो अपना एक कार्ड निकालता है और कहता है कि ये 80,000 युआन है, यही मेरी आखिरी सेविंग्स है। अगर तुम अभी भी मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो तो फिर मैं ये पूरे पैसे तुम्हें दे दूंगा। तो शीन बस उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि सच में ऐसे हालत में भी ये दूसरों के बारे में सोच रहा है। मुझे पता नहीं था कि ये इतना ज्यादा जिद्दी होगा। तभी जो उसे कहता है कि फिक्र मत करो, हर महीने की जो मेरी अर्निंग्स होगी उसमें से भी मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। और मेरी लक अच्छी रही और अगर मैं वापस से बिजनेस में कम बैक कर पाया तो फिर मैं तुम्हें और भी कंपेंसेशन दे दूंगा। तो फिर शीनू से कहती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और वो उसका कार्ड भी रिटर्न करती है और कहती है कि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ। तो जो उसे याद दिलाता है कि कल रात तुम्ही ने तो कॉल करके बोली थी ना। तो फिर वो बताती है कि कल रात मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और मुझे तो खुद भी याद नहीं है कि मैं क्या कर रही थी। और सोचो अभी तुम्हारी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या तुम्हारी ऐसी हालत में मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, ये बिल्कुल सही होगा क्या। तो फिर यहाँ जोस की बातें सुनकर काफी शौक होता है और वो उसे दूर होते हुए खड़ा हो जाता है और उसे देखते हुए फिर वो अपने अंदर रूम में चला जाता है। तभी इतने में यहाँ पर शीन को अपने बहुत सारे महंगे बैग्स दिखाई देते, जिनको देखकर खुश हो जाती है कि अरे वाह, ये लोग तो वेस्ट होने वाले थे लेकिन अब इनका अच्छा यूज हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो अपने अंदर रूम में जाकर अपने वार्डरोब को खोलता है और अपने कपड़े हटाकर एक सीक्रेट डोर खोलता है और वहां से अंदर जा रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि शीन ये सारे बैग्स को ऑनलाइन बेचने के लिए सबकी फोटोज क्लिक कर रही होती है और बस सोच रही होती है कि वो इन लोगों को अच्छे दाम में बेचेगी, बिल्कुल भी लॉस नहीं होने देगी। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अपना अंदर सीक्रेट रूम में आता है और वो अपने असिस्टेंट और फ्रेंड के साथ मिलकर लिविंग रूम की लाइव सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है और शिन की बातें सुन रहा होता है। शिन यहाँ पर यही सब कह रही होती है कि जब मैं पहले नॉवेल पढ़ती थी तो जो की ऐसी हालत देखकर रोया करती थी, लेकिन अब मैं खुद यहाँ पर आ गई हूँ तो मैं स्क्रिप्ट को चेंज करूंगी और उसकी पूरी किस्मत को बदल दूंगी। तभी असिस्टेंट जो को बता रहा होता है कि बॉस, आपकी और आपकी वाइफ का डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। तो जो फिर यही सोच रहा होता है कि शिन अब इतनी बदल गई है तो वो देखना चाह रहा होता है कि वो अब कौन सी ट्रिक खेल रही है। तभी यहाँ पर जो अपने असिस्टेंट से डिस्कस करता है कि उसके लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी काम है कि उसे अपनी कंपनी के जो सारे एसेट्स हैं उन्हें ट्रांसफर करना है, जिसके लिए वो एक इंटरनेशनल मीटिंग तुरंत ही अरेंज करने के लिए बोलता है, जिसमें सारे कंट्रीज के ऑफिस मैनेजर टाइम पर प्रेजेंट होनी चाहिए। तभी यहाँ शिन के घर के बाहर उसे मिलने के लिए लू आया होता है, जिसे देखती शिन सोचती है कि ये इस खराब फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर का एक्स बॉयफ्रेंड है, जो कि बस इस ओरिजिनल ओनर का फायदा उठाता था कि वो इसे पसंद करती है, पर ये तो एक कंप्लीट स्कमबैग है। तब यहाँ पर लू से कह रहा होता है कि तुम्हारा ये क्या हाल बन गया, देखो तुमने जेलसी में आकर जो से शादी तो कर रही थी कि ये अमीर था, लेकिन अब तो ये बैंकरप्ट हो चुका है, तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। उससे कह रहा होता है कि देखो इतने टाइम से मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाया,
और अब जो तो बैंकरप्ट हो गया है, तो तुम यहाँ कहाँ रहोगी, इसे डंप कर दो और तुम मेरे पास आ जाओ। तो शिन सोचती है कि मेरा दिमाग ही खराब होगा जो मैं इतने हैंडसम हस्बैंड को छोड़कर इस कमबैक के पास जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अपनी लाइव मीटिंग जैसी खत्म करता है तो वो घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज देखने लग जाता है और शिन और उसके इस एक्स बॉयफ्रेंड लुक की बातें सुन रहा होता है। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि देख, ये लगता है इसके साथ कुछ प्लान बना रही है। तो जो भी फिर इस बारे में सोच रहा होता है कि अचानक से शिन का बिहेवियर उसके लिए बदल गया, तो कहीं वो लू के साथ मिलकर उसके खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं कर रही है। लू शिन से कह रहा होता है कि तुम जो के साथ रहोगी तो सफर करोगी, तो तुम मान क्यों नहीं रही हो। तो कहती है कि अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो मुझे सफर नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले तो तुम मेरे ही पैसे लेकर दूसरी वुमेन को सपोर्ट करते थे और अब तुम यहाँ मेरे पास आए हो, तो मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे कोई अच्छे इंटेंशंस होंगे। इसलिए वो उसे यहाँ से गेट आउट होने के लिए बोल रही होती है और उसे कह देती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हो क्योंकि तुम मुझे लाइक करते हो, बल्कि इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें जो से जेलसी है, तुम जो की वुमेन छीनना चाहते हो। लेकिन ये तुमने सोचे भी कैसे, तुमने अपने आप को देखी भी हो तुम क्या हो। तो लू से चिल्लाता है कि तुम्हें गोल्ड डिगर हो समझी, तो ज्यादा बोलो मत। तो शिन भी उसे कहती है कि फिर तुम भी वही हो, पैसों के लालची इंसान जिसने मुझसे बस पैसे ही लूटे। वो उसे सारे रिकॉर्ड सिखाने लगती है कि देख लो मैंने तुम्हें कौन कौन सी डेट को कितने सारे पैसे ट्रांसफर करी थी। ये सब वो बताकर उसे याद दिला रही होती है कि उसने उसे इतने सारे महंगे कपड़े, बैग्स वगैरह दी जो कि उसने दूसरी लड़कियों के ऊपर लुटा दिया। और वो अब यहाँ पर आकर जो के साथ अपना कंपैरिजन कर रहा है। अब इन लोग की ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनते हुए जो का फ्रेंड काफी शॉक होता है और वो उसे कहने लगता है कि ये क्या हो गया। इन तो इस लू के पीछे इतनी ज्यादा पागल थी ना कि इसके लिए तो इसने अपनी एंगेजमेंट भी कैंसिल कर दी थी और अब ये इसे ही सुना रही है। तो जो कहता है कि क्या पता वो मुझे दिखाने के लिए सब नाटक कर रही होगी। तो जो का फ्रेंड हान कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि शिन को तुझसे प्यार हो चुका है। सोच, पैसा एक तरीका होता है ट्रू लव टेस्ट करने का, और अब तो तेरे पास कोई पैसे नहीं है तो बैंकरप्ट हो चुका है और फिर भी ऐसी हालत में वो तुझे छोड़कर नहीं जा रही है, तो ये तो एब्सोल्युटली ट्रू लव है। तो जो फिर उसे देख रहा होता है तो उसका फ्रेंड चुप हो जाता है। फिर जो कहता है कि देख, वो शायद शिन के ऊपर हाथ उठाने वाला है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही लू यहाँ पर शिन के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है तभी जो आकर उसे रोक लेता है। तो लू से कहता है कि तुम्हें अब ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, तुम बैंकरप्ट हो चुके हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। जो कहता है कि ठीक है, अगर इतनी हिम्मत है तो फिर मुझसे पंगे लेकर देख लो, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं तुम्हें इस शहर से निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो लू सोचता है कि मुझे इससे फालतू के पंगे नहीं लेने चाहिए और वो यहाँ से भाग जाता है। तभी शिन यहाँ पर जो को देखकर सोचती है कि उसने तो जो को बाहर जाते हुए देखी नहीं थी, तो वो बाहर से आया कैसे। तो जो फिर उसे मिलवाता है कि ये मेरे बचपन का फ्रेंड हान है। फिर हान शिन को सिस्टर इन लॉ बोलते हुए हेलो कहता है। तो शिन सोचती है कि हाँ, ये ओरिजिनल ओनर कभी भी जो के साथ कोई भी रिश्ता बनाना ही नहीं चाहती थी, तो इसके फ्रेंड्स लोग से भी नहीं मिलती थी, तो इससे पता कैसे होगा कि इसके फ्रेंड्स कौन है। फिर शिन हान को भी कहती है कि तुम कब खाना खा कर ही जाना। तो वो काफी शौक होता है कि सिस्टर इन लॉ आपको खाना बनाना आता है। तो शिन कहती है कि हाँ, आखिर मैं जो को बाहर का खाना तो नहीं खाने दे सकती ना, बाहर का खाना बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर वो इन लोग को डिशेस सर्व करती है और कहती है कि तुम लोग खाओ, मैं और भी कुछ लेकर आती हूँ। हान फिर यहाँ जो से डिस्कस कर रहा होता है कि ये शिन का बनाया हुआ खाना खाने लायक होगा कि नहीं। फिर वो डरते हुए टेस्ट करता है और कहता है कि तो सच में बहुत अच्छा बना है। वो जो से डिस्कस कर रहा होता है कि ये इतनी ज्यादा बदल कैसे गई। तभी शिन यहाँ फ्रूट लेकर आती है और वो मैंगो खाने लगती है और कहती है कि तुम लोग भी खाओ। तो जो को याद आता है कि जब उसने एक बार शिन को मैंगो खाने को दिया था तो उसने फेंक दी थी और उसे चिल्लाई थी कि उसे मैंगो से एलर्जी है। तो जो इस बारे में याद करते हुए शिन से कहता है कि तुम तो मैंगो नहीं खाती थी ना। तो शिन डर जाती है और सोचती है कि कहीं इससे मुझ पर शक तो नहीं हो गया होगा ना। फिर वो कहती है कि इंसान के टेस्ट चेंज होते ना, तो टेस्ट करो, अच्छा है। तभी शिन को उसकी फ्रेंड युवे का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुला रही होती है। तो शिन सोचती है कि ये वही फ्रेंड है जो कि बस नाम की है और वही तो उसे बाद में धोखा देने वाली है। शिन सोचती है कि चलो देख ही लेती हूँ कि ये मुझसे क्यों मिलना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि शिन यहाँ रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही होती है और वो सोचती है कि ये पूरे 2 घंटे लेट हो चुकी है, वो तो बस ये मेरे कुछ काम आ सकती है जो की हेल्प करने के लिए, इसीलिए मैं इतना पेशेंस के साथ उसका वेट कर रही हूँ। तभी फिर युवे यहाँ पर आ जाती है और शिन को देखती कहने लगती है कि तुम इतने बुरे हाल में क्यों दिख रही हो। फिर वो कहती है कि सॉरी, मैं तो भूल गई थी कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई और तुम इतने महंगे रेस्टोरेंट का खाना थोड़ी ना अफोर्ड कर पाओगी। कोई बात नहीं, आज की ट्रीट मेरी तरफ से, तुम जो चाहे ऑर्डर कर लो। शिन खुश जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर ये ट्रीट तुम्हारी तरफ से, तो मैं बिल्कुल भी शर्माऊंगी नहीं। और फिर वो अच्छे से बहुत सारे खाने ऑर्डर करने लगती है। तो ये भी कहती है कि तुम इतना सारा क्यों ऑर्डर कर रही हो। शिन कहती है कि तुम्हें तो पता है ना मैं बैंकरप्ट हो चुकी हूँ, तो अब मैं ये सब कैसे खुद खा सकती हूँ, तो तुम्हें खिला दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है बिल पे करने को। तो युवे कहती है कैसे कैसे हो सकता है, मैं आखिर इतनी रिच फैमिली की डॉटर हूँ। फिर वेटर डिशेस लाके सर्व कर रहा होता है और युवे इस बारे में शिन से पूछ रही होती है कि क्या उसे बेजिंग की सबसे अमीर फैमिली की ग्रैंड पार्टी के बारे में पता है। तो शिन कह रही होती है कि मुझे ज्यादा नहीं पता है। तो फिर
यूवी कहती है कि सच में तुम कितनी बुद्धू हो, पता नहीं जो ने तुमसे क्यों शादी किया। यूवी कहती है कि बात ऐसी है कि अब क्योंकि जो बैंकक्रप्ट हो गया है, तो तुम्हें उसकी लाइफ ठीक करनी होगी ना। तो मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। उस ग्रैंड पार्टी में एक बहुत ही मिस्टीरियस और रिच मिस्टर क्यू नाम का बंदा आने वाला है। तो अगर तुम और जो मिलकर उससे हेल्प ले लेते तो वो जो का बैन हटा सकता है। तो फिर शीन इस बारे में याद करती है कि उसने नॉवेल में मिस्टर क्यू के बारे में पढ़ी थी, लेकिन वो कौन है उसे ये नहीं पता लगा था। लेकिन हाँ, अगर ये बंदा सच में जो की हेल्प कर दे तो कितना अच्छा हो जाएगा। फिर वो यूवे से पूछती है कि मैं इस ग्रैंड पार्टी में कैसे जा सकती हूँ। तो यूवे बता रही होती है कि मेरे पास उस ग्रैंड पार्टी का इनविटेशन है और मेरे अलावा कोई भी जो की मदद नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं जो की हेल्प करूँ तो तुम उसे डिवोर्स दे दो, फिर मैं जो को इस पार्टी में लेकर जाऊंगी। तो फिर तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो। तो शिन तुरंत ही उसे मना कर देती है कि नहीं, मैं जो को डिवोर्स नहीं देने वाली। और फिर वो तुरंत ही वेटर को आवाज देती है और कहती है कि सारे खाने पैक कर दो। तो यूवी को बेइज्जती फील होती है कि तुम खाना पैक करवाना चाहती हो, तुम्हें नहीं लगता कितना एम्बैरेसिंग है ये। वो अपना मुंह छुपा रही होती है। तो शिन हंसकर कहती है कि थैंक यू मुझे खाने की ट्रीट देने के लिए, लेकिन वैसे मुझे तुमसे एक और हेल्प चाहिए थी। तो यूवी कहती है कि ठीक है बोलो। तो शिनो से कहती है कि तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड और अपने पूरी टीम के साथ यहाँ सीक्रेट बेस में काम कर रहा होता है। और उसका फ्रेंड हान कह रहा होता है कि कोई भी ये सोच भी नहीं सकता कि तूने इस पुरानी बिल्डिंग को खरीद के इसे तो अपनी चीन ग्रुप कंपनी का मेन हेड ऑफिस बना दिया है। तो जो कहता है कि ये मेरे ग्रैंडपा ने मुझे हमेशा सिखाया कि हमेशा एक प्लान भी होना चाहिए। चीन ग्रुप कंपनी को उन्होंने अपनी मेहनत से स्टार्ट किए थे और कितने खतरों से बचाए थे, तो बस उन्हीं की सिखाई चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तब यहाँ पर हान बताता है कि वैसे सिस्टर इन लॉ का डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ गया और उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सच में वही है। लेकिन मुझे फिर भी शक हो रहा है कि सिस्टर इन लॉ पूरी चेंज हो चुकी है और मुझे ये भी लग रहा है कि तू भी काफी चेंज हो चुका है। वो जो से पूछता है कि क्या तू सच में अभी भी सिस्टर इन लॉ से डिवोर्स लेना चाहता है। तो जो कहता है कि अभी इस चीज को साइड पे रखते हैं, अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ग्रैंड पार्टी की अरेंजमेंट अच्छी से हो जानी चाहिए। तो हानो से कह रहा होता है कि फिक्र मत कर, मैं पार्टी की अरेंजमेंट सब अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हो रहा हूँ कि जब सभी को पता लगेगा कि मिस्टर क्यू तू है तो सभी लोग कितने ज्यादा शॉक होंगे। तो फिर जो कहता है कितनी भी ज्यादा जल्दी नहीं है, अभी तो मुझे उस कल्प्रिट के बारे में पता लगाना है जिसने मेरी लाइफ खराब करने की कोशिश की है, ताकि पता चले कि मुझे बैंकक्रप्ट करने के पीछे किसका हाथ है। फिर जो फाइल चेक करने के बाद अपने फ्रेंड हान को दे देता है कि वो अब जाए और पार्टी की अरेंजमेंट करे। और फिर जो एक मास्टर को कॉल करता है और उनसे इस बारे में पूछता है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसमें कोई इंसान एक अलग ही इंसान में बदल जाए। तो मास्टर उसे बताते हैं कि अगर कोई रीबॉर्न हुआ हो तो। फिर इसके बाद शिन जब यहाँ घर पहुंचती है तो वो जो को बताने लगती है कि वो एक बहुत ही अच्छे महंगे रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा के लेकर आई है। और वो उसे भी बता रही होती है कि उसने अपनी फ्रेंड यूवे से पूरे 1 लाख पैसे निकलवा के लेकर आई है। वो बताती है कि कैसे यूवे उसके सामने अमीर होने का इतना शो ऑफ कर रही थी, तो उसने भी उससे मजा चका के आई है, उससे उधार पैसे लेकर। और वो अपनी तारीफ करते हुए जो से पूछती होती है कि मैं बहुत ज्यादा केपेबल हूँ ना। तभी जो मास्टर की कही हुई बात याद कर रहा होता है कि ये जो न्यू सोल तुम्हारी लाइफ में आई है वो पक्का तुम्हारी ट्रू सोलमेट है और वो तुम्हारी अब डेस्टिनी है। फिर इस बारे में वो सोच ही रहा होता है, तभी इतने में शेन उसे दिखाने लगती है कि देखो मैंने जो सारे अपने पर्स वगैरह बेच दी थी उससे भी मुझे सारे पैसे मिले और टोटल मिला के अभी हमारे हाथ में 1 मिलियन है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग इन पैसे से एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे कर्जे वाले घर पे रहना हमारे लिए सही भी तो नहीं है ना। और फिर मैं कुछ और पार्ट टाइम जॉब्स भी ढूंढ लूंगी और ऐसे हम लोग धीरे धीरे करके अपना सारा कर्जा भर देंगे। तो जो से कह देता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो शिन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तुरंत ही उसका फेस पकड़ के कहने लग जाती है कि हमने डिसाइड करे थे ना कि तुम बस अच्छे से ब्यूटीफुल रहो और मैं हूं ना, मैं जाकर बाहर काम करूंगी और फैमिली को सपोर्ट करूंगी और फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें भूखा नहीं रखूंगी। तो इसकी बातें सुनकर फिर जो से कहता है कि ठीक है अच्छा, अब तुम जाके तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें एक पार्टी में लेके चलूंगा। तो शिन तो खुश हो जाती है कि फाइनली जो से सभी से मिलवाने के लिए पार्टी में लेकर जाना चाहता है। तभी वो फिर उसे इस बारे में पूछती है, तभी वो इस बारे में उसे पूछने लग जाती है कि तुम्हें क्या ग्रैंड पार्टी के बारे में पता है जो बीजिंग के सबसे रिच मैन मिस्टर क्यू ने रखा हुआ है। तो जो कहता है कि तुम्हें कैसे इस ग्रैंड पार्टी के बारे में पता और क्या तुम वहां जाना चाहती हो। शिन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर मैं उस मिस्टर क्यू से मिल पाती तो अच्छा होता, फिर मैं तुम्हारे लिए उनसे हेल्प मांगती ताकि तुम फिर जल्दी से कम बैक कर सको। फिर वो कहती है ठीक है, फिर अब मैं जाकर जल्दी से तैयार हो जाती पार्टी के लिए। तो शिन के जाने के बाद जो इस बारे में सोच रहा होता है कि वो सब उसके लिए करना चाहती है, तो वो खुश होता है। फिर इतने में शिन यहाँ जैसे तैयार होकर आती है तो जोर से देखता रह जाता है। फिर वो आगे बढ़ती है तो स्लिप होकर गिरने वाली होती है, तभी जल्दी से जोर से पकड़ लेता है और फिर वो पीछे घूम जाती है और उसे अपनी जिप बंद करने में हेल्प करने बोलती है। तो जोर से बता रहा होता है कि तुम आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो शिन ये सुनकर बहुत ज्यादा शाय हो जाती है। फिर इसके बाद दोनों साथ में पार्टी में पहुंचते हैं। तो पार्टी में जो और शिन को साथ देखकर लोग शिन के बारे में बातें कर रहे होते हैं।
कि शिन तो एक पैसे खर्चे करने वाली लड़की थी ना, तो आखिर जो के बैंकरप्ट होने के बाद भी वो सब कुछ कैसे चला रही है और उसके साथ अभी भी कैसे, और यहाँ पार्टी में भी कैसे आ गई। फिर इतने में यहाँ पर जो और शिन के सामने एक कपल आकर दोनों का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये लड़की शिन से कहने लग जाती है कि अरे मैं तो सोचती हूँ कि किचन में जाकर और भी डिशेस बनाने को बोल दूँ, क्योंकि अब शिन को बैग्स खरीदना नहीं बल्कि लेफ्ट ओवर पैक करा के लेके जाना बहुत पसंद है, क्योंकि अब बेचारी का हस्बैंड बैंकरप्ट जो हो गया है। और फिर सभी यहाँ पर जो के ऊपर हंसे जा रहे होते हैं, तो शिन को गुस्सा आती है कि सभी लोग जो को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और ये लोग कितने डिस्गस्टिंग है। फिर वो यहाँ पर जो के सामने आकर इन लोगों से कहती है कि हाँ अब हमारी फैमिली पहले की तरह नहीं रही जैसी थी, लेकिन हाँ कम से कम हमारे पास कपड़े और खाने की कमी नहीं है, और हाँ कम से कम हम पैसे जो कमाते हैं वो क्लीन तरीके से अपनी खुद के ऊपर डिपेंड होकर कमाते हैं, और कम से कम हम ऐसे कुछ लोग की तरह तो नहीं है जो खाली वॉलेट रख कर रिच हुए कपड़े ट्रेंड करते रहते हैं और जिनके कर्जे भी बहुत सारे होंगे। और रही बात लेफ्ट ओवर्स को पैक कराने की, तो ये तो एक अच्छी बात हुई ना, इससे ब्लेसिंग्स को चेरिश करना बोलते हैं ताकि खाना एक्स्ट्रा ना जाए और वेस्ट ना हो। और रही बात तुम जैसे लोग जो पहले मेरे हस्बैंड से उसके लेफ्ट ओवर्स मांगते थे और आज उससे हेल्प लेकर उठ के आ गए, तो अब उसका ही मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे इनग्रेटिट्यूड वाले पर्सन बहुत ज्यादा ही शेमलेस है। और इस तरीके से सब बोलकर वो इन लोग को मजा चका रही होती है और जो उसकी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। फिर वो उसे कहती है कि हस्बैंड हम एक काम करेंगे, यहाँ से भी हम लेफ्ट ओवर पैक करा के जाएंगे, कम से कम यहाँ रुककर इन सारे अगले लोगों का फेस देखने से तो ज्यादा बेहतर होगा। तब यहाँ पर जो का नाम लेते हुए बायूनो से मिलने आई होती है, तो उसे देखकर शीन याद करती है कि यही तो असल में इस नॉवेल की फीमेल लीड है और जो की फर्स्ट लव भी है। पर वैसे स्टोरी के हिसाब से इसने ही तो जो को बैंकरप्ट करवाई है, तो ये उसे इतना खुशी खुशी मिल रही है, जरूर उसने कोई ग्रज होल्ड करके तो रखी होगी। फिर यहाँ पर जो शीन के साथ जाने लगता है, तो बायून कहती है कि जो तुम मुझे हेलो भी नहीं बोलोगे। तो बाकी के गेस्ट यहाँ पर कहने लगते हैं कि जरूर उसे शर्म आ रही होगी कि अब वो अपनी गॉडेस को सर उठाकर कैसे फेस करेगा। तो शिन भी फिर इस बारे में सोचती है कि हाँ मैन को अपनी इज्जत थोड़ी ज्यादा प्यारी होती है। फिर वो उसे कहती है कि क्यों ना तुम हेलो तो बोल ही दो। जो कहता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे ज्यादा जानता नहीं। तभी ये सुनकर बायून यहाँ पर शिन से हेलो कहने लगती है और कहती है कि तुम्हारी ये जो ड्रेस है ये पिछले साल की ड्रेस है ना। तो शिन समझ जाती है कि ये जानबूझ के मुझे प्रोवोक कर रही है क्योंकि ये जो की वजह से जेलस हो गई है। तभी जो बायून से कह देता है कि मेरी वाइफ जो ड्रेस पहने वो हर ड्रेस में अच्छी लगती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी फालतू लोग उसे क्रिटिसाइज ना करे। और ऐसा बोलकर जो यहाँ से शिन को लेकर जा रहा होता है, तो बायून उस पर और भी ज्यादा गुस्सा होती है और सोचती है कि मैंने तुम्हें ये हालत में इसलिए डाली थी ताकि तुम इस बेकार लड़की से दूर हो जाओ जो कि तुम्हारी कोई काम की नहीं है। पर लगता है तुम्हें अभी भी अक्ल नहीं आई है, तो इतनी इजीली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि शिन जब वॉशरूम से आती है तो वो देखती है कि जो को यहाँ पर बायून हक कर रही है और वो उसे देख भी रही होती है। तो शिन सोचती है कि जाने दो, जो वैसे भी बायून को पसंद करता है और मैं तो उसकी इतनी अच्छी फैन हूँ ना, तो मुझे तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। और फिर यहाँ से शिन ये सब सोच कर चली जाती है। तभी इतने में जो यहाँ पर बायून को दूर करता है और उससे कहता है कि तुम जो मुझे ऐसे हक कर रही हो इसे कोई भी मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। तो बायून कहती है कि तुम तो मेरी फीलिंग समझ सकते हो ना, वो तो अगर शिन ने तुम्हारे ग्रैंडपा को खुश करके अपनी साइड न ली होती तो आज तुम्हारी वाइफ की पोजीशन मेरी होती। अभी जो यहाँ से जाने लगता है तो बायून उसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है कि देखो अभी तुम्हें सबने ब्लैक लिस्ट कर दिए और सिर्फ मिस्टर क्यू ही तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं तुम्हारा ये बैन हटाने में। मिस्टर क्यू की जो ग्रैंड पार्टी होने वाली है वहां पर मैं तुम्हें लेके जा सकती हूँ। तो जो उसका हाथ हटाता है और पूछता है कि यानी सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। तो बायून कहती है कि हाँ तुम तो जानते ही हो कि मैं तो हमेशा से तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, तो तुम शिन को डिवोर्स दे दो और फिर हम दोनों साथ हो जाते हैं। ऐसा बोलकर वो उसे हक करने जा रही होती है, तो जो से रोक देता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। तो वो चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम ये सब शिन की वजह से कर रहे हो, उसमें है ही क्या, वो तो कोई काम की भी नहीं है, सिर्फ पैसे खर्च करना जानती है, वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। तो जो से कह देता है कि मुझे तुम जैसी ग्रीन टी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अच्छा रहेगा कि अपना ये हाइपोक्रिटिकल मास्क तुम अपने चेहरे पे से हटा लो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो बायून उसे देखकर और गुस्सा हो रही होती है कि ठीक है अब तुमने मुझे मजबूर करो, अब मैं मिस्टर क्यू तक पहुंचूंगी और उनकी मदद से मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम्हें मेरे आगे हार माननी पड़ेगी। तब यहाँ पर शिन को अकेला देखकर पार्टी में कुछ मेल गेस्ट उसे कहने लगते हैं, कह रहे तुम अकेली घूम रही हो। ओ हाँ, जो तो अपनी फर्स्ट लव बायून के पास चला गया ना, क्या कर सकते हैं, अब तो तुम अकेली हो गई, कोई बात नहीं हम लोग है ना, तुम हमारे साथ ड्रिंक करो। शिन इन लोग की तरफ देख भी नहीं रही होती। तो फिर वो लोग कहते हैं कि इतना भी उड़ने की जरूरत नहीं है, सोचो अब तो जो बैंकरप्ट हो चुका है तुम उसके साथ कितना सफर कर रही हो, वो बिल्कुल भी एक रियल मैन नहीं है। अगर हम उसकी जगह होते ना तो अपनी वाइफ को ऐसे सफर नहीं करने देते और उसे छोड़ देते। तभी जो यहाँ पर आकर इन लोगों को देख रहा होता है। शिन इन लोगों से कहती है कि तुम सफर नहीं करने देते या फिर कोई वुमेन तुम्हारे साथ सफर करने के लिए रुकती ही नहीं। वो इन सभी से कहती है
कि तुम लोग को बस जेलसी हो रही हो ना कि मैं और जू एक साथ कैसे हैं और इतने मुश्किल टाइम में भी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे, क्योंकि तुम लोग के पास कोई नहीं है ना जो तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा लॉयल हो। तो फिर वो लोग कहते हैं कि ज्यादा जिद्दी बनने की जरूरत नहीं है, तुम बस सपने देखते रह जाओगी। और हमने अब खुद देखे थे कि जो बायू इनके साथ गया हुआ था तो वो तो अपना अमीर होने के लिए जा चुका है और तुम अकेली रह जाओगी। तभी इतने में आज जो आता है और शिन का हाथ पकड़ते हुए इन लोगों से कहता है कि कुछ लोग खुद लॉयल नहीं होते और सोचते हैं कि पूरी दुनिया भी उनकी तरह बेकार है। और वो अपने सामने खड़े मिस्टर हु को तो वार्न कर रहा होता है कि उसने उसे लास्ट टाइम हॉस्पिटल पहुंचाया था और अब वो रिकवर होके आ गया, तो लगता है भूल गए। तो फिर वो तीनों डर के मारे अपना चले जाते हैं। तभी जो शिन से कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा। वो कहता है कि लेकिन ये क्वेश्चन मैं तुमसे करना चाहता था कि जब मैं इतनी ऊंचाइयों पर था तो तुम जिद करती थी कि तुम्हें बस मुझसे डिवोर्स लेना है, और अब जब मेरी लक खराब हो गई है और मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती हो, आखिर क्यों? तो शिन डर जाती है कि वो क्या बोलेगी, फिर वो बोल ही नहीं पा रही होती है। तभी जोस के पास आता है और कहता है कि क्योंकि तुम पहली वाली शिन हो ही नहीं, है ना? तो ये सोचती है कि कहीं इसे पता तो नहीं लग गया। तभी जोस की तारीफ करते हुए कहता है कि पहले तुम इस तरीके से सभी को मजा नहीं चखाती थी, तो इसलिए आज तुम बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन लग रही थी। शिन कहती है कि अच्छा, तुम्हारा ये मतलब है? तुम तो जानती हो पहले तुम इतने स्ट्रांग थे तो तुम्हारी वजह से कोई मुझे कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं करता था, लेकिन अब हालात बदल गए तो मैं ऐसे कमजोर बन के तो नहीं रह सकती हूँ ना। जो कहता है कि अभी तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही थी तो पहले तो मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो शिन कहती है कि नहीं नहीं, आखिर मैं तुमसे क्या ही छुपा सकती हूँ। तो चलो अब हम लोग घर चलते हैं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो जो पूछता है कि क्या हुआ, पार्टी का खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? तो शिन कहती है कि मैं झगड़ा करने में इतना बिजी थी कि मैं कुछ खा ही नहीं पाई और पैक करवाना तो मैं भूल ही गई। तो जो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी हम लोग घर चलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा। फिर दोनों जैसे वॉक करते हुए घर जा रहे होते, तभी यहाँ पर जो के जो 2 एम्प्लॉयज है वो यहाँ पर उसे देखकर जल्दी से साइड हो जाते हैं और वो लोग झुककर रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और जल्दी से अपना भाग जाते हैं। तो शिन कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग यहाँ के रहने वाले लग ही नहीं रहे थे और कितना अजीब बिहेव कर रहे थे? तो जो कहता है कि ज्यादा मत सोचो, वो लोग शायद यहाँ के रहने वाले बहुत ही पोलाइट लोग होंगे। फिर शिन जो के पास आकर उसे गुड न्यूज बताई होती है कि उसने जो नॉवेल लिखी थी उसके ऊपर उसे किसी ने 50,000 टिप में मनी दे दी है। तो वो इतनी ज्यादा हैप्पी होती है और कहती है कि लेकिन इतने ज्यादा पैसे कौन दे सकता है? तो जो सोच रहा होता है कि 50,000 ज्यादा है तो फिर अगली बार मैं थोड़ा कम दूंगा ताकि इसे शक ना हो। तभी शिनो से कहती है कि आज इतनी अच्छी चीज हुई है तो चलो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर तुमने बोले थे ना कि तुम कुछ खाने में बनाने वाले हो तो क्यों ना हॉटपॉट खाए? तो जो मान जाता है। फिर इसके बाद ये लोग हॉटपॉट की सारी तैयारी कर जब खाने खाने बैठते हैं तभी लाइट ही चली जाती है। तो फिर जो कहता है कि अब तो हम लोग हॉटपॉट इंजॉय नहीं कर पाएंगे। शिन कहती है कि मैंने लाइट बिल भरी थी पर पता नहीं लाइट क्यों चली गई। फिर वो कहती है कि नहीं, मैं इन डिशेस को बर्बाद नहीं जाने दूंगी, मैं इसका सैलेड बना देती हूँ। फिर वो सैलेड बनाने चली जाती है और जो कैंडल्स जला देते हैं तो शिन खुश होती है कि अरे वाह, कैंडल्स भी है। फिर वो सैलेड के साथ साथ वाइन भी लेकर आती है और कहती है कि ये देखो मुझे क्या मिला, हम लोग वाइन भी एंजॉय करते हैं। तो जो तो शिन को ये वाइन पीने से मना कर रहा होता है पर शिन नहीं मानती है और वो जैसे पीने लगती है तो जो से दूर चला जाता है। तो शिन कहती है कि तुम वहाँ क्यों गए हो, क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी क्या? यहाँ पर थोड़ी सी ड्रिंक में शिन का सर दुखने लग जाता है और वो ड्रंक हो रही होती है। तो वो सोचती है कि इससे पहले तो उसने बहुत सारी ड्रिंक भी करी है लेकिन इतनी जल्दी ड्रंक तो कभी नहीं हुई। फिर शिन यहाँ इतनी ड्रंक होने के बाद तुरंत ही अपना जैकेट निकालने लगती है। तो जो अपनी आंखें बंद कर रहा होता है और फिर शिन उसकी क्लोज आने लगती है। तो वो तुरंत ही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर मेडिसिन लेकर आता हूँ, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई हो। शिन उसे रोकती है और कहती है कि नहीं, तुम ही मेरी मेडिसिन हो। और फिर वो उसे फोर्सली किस करने लग जाती है और फिर तभी उसे ध्यान आता है कि पक्का सर्किट में कुछ खराबी हुई होगी, मैं जाकर ठीक करती हूँ। जैसी वो आगे बढ़ती है तो गिरने लग जाती है और यहाँ पर जो से पकड़ता है तो उसके लिप्स उसके शर्ट पे टच हो जाते हैं। जो उसे फिर से किस करने जा रहा होता है तो शिन उसे रोकती है और कहती है कि मुझे अभी सर्किट फिक्स करने जाना है। और फिर वो कुर्सी पे चढ़ के सर्किट ऊपर करती है तो लाइट आ जाती है। फिर वो जो से कहने लगती है कि मैं कितनी ज्यादा अमेजिंग हूँ ना, देखो मैंने कितनी जल्दी लाइट ले आई। जो कहता है कि वो तो है, तो क्या आप तुम होश में आ चुकी हो? तो शिन कहती है कि हाँ मैं तो ड्रंक थी और फिर वो तो सो जाती है। फिर इसके बाद जो उसे रूम में लेटाने के बाद अपना यहाँ सीक्रेट बेस में आ जाता है और इसका असिस्टेंट बताने लगता है कि क्योंकि ये जगह बहुत ही ओल्ड है तो सर्किट में प्रॉब्लम आती रहती है लेकिन वो उसे कल ही ठीक करवाएगा। और फिर जो यहाँ अंदर आके बैठता है जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में किचन और लिविंग रूम का एरिया दिख रहा होता है। तभी यहाँ पर उसका फ्रेंड पूछ रहा होता है कि तुझे तो सलाइवा और किसी को भी किस करने से एलर्जी हो जाती थी। तो जो कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ एक्सेप्शन है। पर फिर जो फुटेज देखकर शॉक हो जाता है कि इन सभी ने ये किस वाला सीन देख लिए। फिर वो सभी गार्ड्स को अपना काम करने भेजता है और अपने फ्रेंड हान से कहता है कि मुझे ये वाली फुटेज को मेरे पर्सनल कंप्यूटर में भेज देना।
फिर हान कह रहा होता है कि वैसे तू और सिस्टर इन लॉ बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो। जो कहता है कि वो तो है, लेकिन तू जैसा सिंगल बंदा कहाँ ही समझेगा। हान कहता है कि वैसे कुछ दिन पहले तो तू सिस्टर इन लॉ से डिवोर्स लेना चाहता था। तो जो उसे आगे से ये बात बोलने से मना करता है और फिर उसे बताने लगता है कि आज पार्टी में मिस्टर हु और उस मिस्टर बू दोनों ही शिन को परेशान कर रहे थे और उसे बातें सुना रहे थे। इसलिए वो हान को ऑर्डर देता है कि उन्हें इस बिजनेस इंडस्ट्री से गायब कर दो, मुझे वो लोग दोबारा दिखने नहीं चाहिए। तो उसका फ्रेंड शॉक होता है कि तू अब वो पुराना बिजनेस टाइकून नहीं रहा, क्या तू अब धीरे धीरे वाइफ के पीछे पागल रहने वाला साइको बन रहा है। तो जो उसे याद दिलाता है कि तू जा अपना काम कर ले। तो फिर हान वहाँ से जाता है और फिर जो अपने शर्ट पर शिन के लिप्स के निशान देखकर खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शिन की जब नींद खुलती है तो वो सोचती है कि मुझे पता ही नहीं था कि ये ओरिजिनल ओनर इतनी जल्दी ड्रंक हो जाती है। सच में कहीं मैंने कल जो के सामने अपने आप को एम्बेरस न कर लियो। फिर शिन रूम से बाहर आती है और जो का आवाज दे रही होती है और सोचती है कि कब वो मिस्टीरियसली आ जाता है और चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तभी इतने में जो घर पे उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है। तो शिन खुश जाती है कि तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाने गए थे। फिर वो डम्पलिंग्स खाने लगती है। तो यहाँ पर जो उसे देख रहा होता है और वो कल रात की किस के बारे में याद कर रहा होता है। तभी शिन कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया। वो तुरंत ही उसका बुखार चेक करती है और कहती है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तभी इतने शिन को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि वो लोग उसके घर के बाहर पहुंच गए। तो शिन शॉक होती है। फिर शिन के मॉम डैड जब इस बिल्डिंग में आ रहे होते हैं तो वो लोग आपस में कि जगह तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये कहाँ से रहने लायक है। तो फिर वो लोग शिन और जो का डिवोर्स करवाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर जो के 2 एम्प्लॉय सुन लेते हैं और वो लोग अलर्ट हो जाते हैं कि ये लोग बॉस की मैरिज खराब करना चाहते हैं। फिर शिन के मॉम डैड घर में आके बैठते हैं तो शिन उन्हें पानी ला कर देती है। तभी वो लोग उसे कहने लगते हैं कि तुम कैसी जगह पे रह रही हो, ये तो उस विला से भी अच्छा नहीं है जहाँ पर हम लोग पहले रहा करते थे, और इतने बेकार घर में तो हमारी मेट्स भी नहीं रहती है। सच में तुम्हारे घर के पानी पीने लायक भी होगा कि नहीं। तो शिन सोच रही होती है कि रियल लाइफ में तो उसके पेरेंट्स नहीं थे, तो वो खुश थी कि अब यहाँ नॉवल में तो उसे पेरेंट्स मिलेंगे। लेकिन वो सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि ये लोग इतने खराब निकलेंगे। तभी जैसे यहाँ जू आता है तो शिन के डैड उसे कहने लगते हैं कि अब तुम्हारे पास वो लग्जरी कार भी नहीं है ना जिसे तुम ड्राइव करते थे, जरूर तुमने अपना कर्जा भरने के लिए उसे बेच दी होंगे ना। तो शिन कहती है कि मॉम डैड हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रहे हैं और खुश हैं, और वैसे भी मेरा हस्बैंड काम में बहुत ही बिजी रहता है, और रही बात कार की तो उसे अब उस लग्जरी कार की जरूरत ही नहीं है। तो शिन की मम जो से कहती है कि तुम तो अब बैंकक्रप्ट हो चुके हो, तुम्हारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, तो लगता है तुम हमारी बेटी के सहारे जीना चाहते होंगे ना, ताकि वो तुम्हें सपोर्ट करे और तुम बैठ कर खाओ। और शिन के डैड फिर जो से कहने लग जाते हैं कि देखो तुम्हारा स्टेटस अब हमारी बेटी के लायक नहीं है, तो अच्छा रहेगा कि तुम खुद इनिशिएटिव लेकर हमारी बेटी को डिवोर्स दे दो। तो शिन अपने मॉम डैड को समझाने लग जाती है कि आप मेरी जगह क्यों डिसीजन ले रहे हो, और वैसे भी जो की हेल्प पे करी तो आप लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट करे थे ना, और वैसे भी ये मेरा हस्बैंड है और मुझे यकीन है कि ये आगे चल के सब कुछ ठीक कर लेगा। सब बोलते हुए वो जो का हाथ पकड़ रही होती है तो वो खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पर शिन की मॉम उसे कहने लगती है कि क्या फायदा ऐसे यकीन करके, देखो इसकी वजह से अब तुम्हारे पास एक डिसेंट कपड़े भी नहीं है, इसके साथ रहोगी तो तुम्हारी लाइफ और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। शिन सोचती है कि ये ओरिजिनल ओनर के पेरेंट्स तो कितने ज्यादा रूड बातें बोल रहे हैं, इसे सुनकर तो जो को कितना बुरा लग रहा होगा, तो इसलिए मुझे यहाँ से जो को बाहर भेज देना चाहिए ताकि उसे ये सब सुनने को ना मिले, और फिर इन दोनों अनग्रेटफुल को मैं कैसे भी करके यहाँ से भेज दूंगी। फिर शिन जो से कहती है कि क्यों ना तुम मार्केट जाकर कुछ सामान ला कर दे दो, तब तक मैं इनसे बात करती हूँ। तो जो कहता है कि ठीक है, और फिर वो चला जाता है। और फिर शिन इन दोनों से कहती है कि आप दोनों यहाँ पर मेरी शादी खराब करने के लिए आए। तो उसके डैड चिल्लाते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, हम लोग तो तुम्हारा ही अच्छा सोच रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ से घर से बाहर निकलता है और वो अपने सीक्रेट बेस में आकर सीसीटीवी फुटेज देखते हुए शिन और उसके मॉम डैड की सारी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पर शिन के डैड उसे बस यही समझा रहे होते हैं कि वो चुपचाप से जो से डिवोर्स ले ले। तो शिन कहती है कि आखिर क्यों। वो जो की तारीफ करती है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है और वो मेरा कितना ख्याल भी रखता है। तो उसकी मॉम कहती है कि लेकिन उसके अच्छे होने से क्या ही फायदा है, क्या वो कमा कर पैसे ला के दे रहा है, पहले वो अमीर था तो तुम्हें वो गोल्ड और सिल्वर पहना के रखता था, लेकिन अब वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है, अब तो वो इस घर का रेंट भरना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम उसके साथ रहोगी तो वो तुम्हें भूखे मार देगा। शिन के डैड उसे भी बता दें कि मैंने सुना हूँ कि उसे बिजनेस इंडस्ट्री में बैन भी कर दिया गया है, तो पक्का उसने किसी बड़े पर्सन से पंगा ले लिया है, तो सोचो उसके साथ रहकर तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए चुपचाप से उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करो, नहीं तो फिर हम लोग भी इस सब में फंस जाएंगे। शिन की मॉम से कहती है कि कहीं जो के नाम पर और कर्जे तो नहीं है, नहीं तो वो डिवोर्स के बाद भी तुम्हें फूल बनाकर तुमसे पैसे भरवाते रहेगा। शिन सोचती कि सच में ये ओरिजिनल ओनर के मॉम डैड के दिमाग में सिर्फ पैसा ही भरा हुआ है, और ये लोग इतने ज्यादा लालची और चालाक है कि इन्हें अपनी बेटी की कोई नहीं पड़ी है। तो अब समझ आ रहा है कि ये ओरिजिनल ओनर ने इन दोनों का नाम वैम्पायर के नाम से क्यों सेव करके रखी थी।
तभी शिन के डैड उसे कहते हैं कि तुम सुन रही हो, चुपचाप से अभी जो के साथ डिवोर्स लो। तो शिन मान जाती है कि ठीक है, मैं डिवोर्स तो लूंगी। फिर जो जब ये सुनता है तो फिर वो तुरंत ही आगे की वीडियो देखना बंद कर देता है और फिर वो अपने असिस्टेंट को डिवोर्स सेटलमेंट के 500 मिलियन की प्रिपरेशन करने बोलता है। और यहाँ पर शिन अपने मॉम डैड से कह रही होती है कि ठीक है, मैं आप लोग से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जो से डिवोर्स ले लूंगी, लेकिन ना मैं अभी नहीं ले सकती हूँ, अभी मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। अभी मुझे उसके साथ रहकर सब पता लगाना है कि उसके पास कुछ सीक्रेट पैसे या शेयर्स तो नहीं है जिससे मैं उसका फायदा उठा सकूँ। फिर जब मैं पूरी तरीके से उसका फायदा निकाल लूंगी तब डिवोर्स ले लूंगी, तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। तो शिन की मॉम ये सुनकर खुश हो रही होती है और कहती है कि क्या मैं बाहर पूछ के पता लगाऊं। तो शिन कहती है कि नहीं, ये सब काम मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद ही पता लगा लूंगी, लेकिन बस ये सब के लिए भी थोड़े पैसे लगेंगे और अभी तो मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है और हाथ में कोई पैसे भी नहीं है, तो मैं कैसे ही पता लगा पाऊंगी। तो उसके मॉम डैड फिर उसकी बातों में आ जाते हैं। फिर जो जब घर आता है तो देखता है कि शिन उसका इंतजार कर रही होती है। फिर वो उसे दिखती बताने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ बताना था। तभी जो भी उसे डिवोर्स सेटलमेंट के पैसे के बारे में बताने जा रहा होता है, इससे पहले शिन ही उसे बताने लगती है कि उसने अपने मॉम डैड से 2 मिलियन ले लिए। तो वो शॉक होता है कि उन लोगों ने तुम्हें पैसे दे दिए। तो फिर वो बताती है कि ये पैसे लेना आसान नहीं था, मैंने उनसे झूठ बोली कि मैं तुमसे डिवोर्स लेने के लिए मान गई हूँ और मैंने उन्हें अपनी बातों में ली कि अभी मैं तुम्हारे साथ रहकर तुमसे और भी सारे पैसे निकालना चाहती हूँ। तो पैसों के लालच में वो लोग इजीली मान गए और मुझे पैसे दे दिए। तो जो पूछता है कि यानी तुमने उनसे झूठ बोली। तो शिन कहती है कि ऑफ कोर्स, आखिर मैं थोड़ी ना तुमसे डिवोर्स ले सकती हूँ, और वैसे भी ये पैसे तो तुम्हारे थे ना जो उन लोगों ने तुमसे लिए थे, तो देख लो अब तुम्हारे पैसे वापस आ गए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। वो उसे देने लगती है और कहती है कि इससे तुम अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर कुछ छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा बोलते हुए उसे कार्ड देने लगती है। तो जो उसे वापस दे रहा होता है कि नहीं, इसे तुम ही रखो। तो शिन वापस से उसे रिटर्न करती है और कहती है कि तुम इसका कुछ अच्छा यूज कर सकते हो या फिर हम इस घर को ही खरीद लेते हैं ताकि हमें रेंट ना भरना पड़े। तो जो मान जाता है कि ठीक है। तो शिन कहती है कि फिर मैं लैंडलॉर्ड से बात कर लेती हूँ, वैसे तो ये घर बहुत छोटा सा है लेकिन यहाँ पे रहना कितना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ना। तो जो इसकी लड़की करता है और फिर जब शिन सो जाती है तो वो उसे रूम में जाके लिटा देता है और ब्लैंकेट से कवर करता है। मॉर्निंग में जब शिन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जो यहाँ पर नहीं है, तो फिर वो उसे मैसेज करने का सोचती है। दूसरी ओर जो अपने असिस्टेंट के साथ अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे जैसे ही शिन का मैसेज आता है तो वो तुरंत ही चेक करने लगता है। शिन ने उसे मैसेज करी होती है कि वो कुछ काम से बाहर जा रही है और वो टाइम पर अपना खाना खा ले। तो ये मैसेज पढ़ के वो खुश होता है। फिर हम देखते हैं शिन की फ्रेंड यूवे को, जो कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड लू के साथ घूम रही होती है और उससे वो शिन और उसके बारे में पूछ रही होती है। तो लू सब बता रहा होता है कि शिन उसकी सारी बातें सुनती थी और डॉग की तरह उसके पीछे लगी रहती थी। तभी ये दोनों यहाँ पर शिन को शॉपिंग करते हुए देख लेते हैं और यूवे को गुस्सा आती है कि इसने लास्ट टाइम मुझसे 1 लाख ले ली थी और अब देखो मजे में यहाँ शॉपिंग कर रही है। वो लू से कहती है कि एक काम करो, तुमने बोला था ना कि ये तुम्हारे पीछे लगी रहती है, तो जाओ मुझे भी दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि आखिर ये तुम्हारे पीछे कितना लगी हुई है। शिन तो यहाँ पर जो के लिए ड्रेस चूज कर रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर लू आकर उसे कहने लगता है कि मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा है और मुझे तो ये ब्रांड पसंद भी नहीं है, देखो मुझे तो ये टाइप की ड्रेस पसंद है। तभी यूवे इन दोनों के साथ में फोटोज ले रही होती है और यहाँ शिन तो लू के ऊपर बिल्कुल भी भाव नहीं देती है और दूसरी तरफ फेस कर रही होती है। और फिर जैसे ही यूवे यहाँ पर आती है तो शिन उसे देखकर खुश हो जाती है कि उसकी मनी बैंक फिर से आ गई है। और फिर हम देखते हैं कि यूवे जो को वही फोटो सेंड कर देती है। तो जो जब फोटो में देखता है कि शिन लू के साथ गई हुई है तो वो जेलस होकर तुरंत यहाँ से जाने लगता है और इन लोगों को बताता है कि मुझे जरूरी काम है। तो सभी एम्प्लॉय समझ जाते हैं कि बॉस वाइफ से मिलने जा रहे हैं। फिर यूवे शिन को ड्रिंक के लिए इन्वाइट कर रही होती है। तो शिन मान जाती है कि ट्रीट तुम्हारी तरफ से तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। फिर लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और यहाँ पर यूवे बताती है कि देखो ये कितनी ज्यादा महंगी ड्रिंक है। तो शिन उसे बहुत ही खुशी खुशी में ड्रिंक कर लेती है और वो जब ड्रंक हो जाती है तो लू उसके पास बैठकर उसे बातें करने लगता है और यूवे इन लोग की वीडियो बना रही होती है। शिन लू को देखकर उसका नाम लेती है तो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे अभी भी पसंद करती हो, तुम मुझे भूली नहीं हो, है ना। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ रेस्टोरेंट आ रहा होता है और वो शिन की और जो की वीडियो देखने के बाद इतना अपसेट होता है और यही सोच रहा होता है कि क्या उसने मुझसे सब कुछ झूठ बोली थी और मेरे साथ जो वो इतना अच्छा बिहेव कर रही थी वो सब सच में एक झूठ था। तभी जैसे वो यहाँ अंदर एंटर करता है तो देखता है कि शिन तो यहाँ पर यूवे और लू को मार मार के सबक सिखा रही होती है और वो लोग उससे माफी मांग रहे होते हैं कि प्लीज हमें मारो मत। ये देखने के बाद जो काफी शौक होता है और फिर वो जल्दी से शिन को पकड़ता है। शिन उसके ऊपर फिर गिरने लगती है और जो इन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बुली करने की, अब तुम लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिर यूवी कहती है कि ध्यान से देखो तुम्हारी वाइफ ने हमें मारी है। फिर जो यहाँ से शिन को लेकर चला जाता है। फिर शिन इतनी ड्रंक होती है कि वो कार में जो को किस करने लगती है। इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और तभी यहाँ पर जो का फ्रेंड और उसके गार्ड जब सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो वो लोग जो और शिन को किस करते हुए देखकर हंसने लग जाते हैं। और फिर जो और शिन साथ में यहाँ रूम में आ जाते हैं
जो शिन से इस बारे में पूछ रहा होता है कि तुम क्या फ्यूचर में भी ऐसे ड्रिंक करोगी, तो मना करती है कि नहीं नहीं करूंगी, और फिर वो सो जाती है। तो फिर जो उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और उसके बाजू में लेट जाता है। फिर इसके बाद जब शिन की नींद खुलती है तो उसे सपने में जो और अपनी किस के बारे में याद आ रहा होता है। तो वो सोच रही होती है कि ये कैसा उसने सपना देखी है। फिर उसे एक इंटरव्यू का मैसेज आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि उसे ये जॉब हासिल करना होगा, तभी तो वो पैसे कमाकर जो की हेल्प कर पाएगी उसकी लाइफ को बदलने में। फिर शिन रूम से बाहर निकलती है और वो जो का आवाज दे रही होती है और सोचती है कि इतनी सुबह सुबह वो कहाँ गया होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो तो अपने सीक्रेट बेस में अपना काम कर रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड आता है और कहने लगता है कि कल तू और सिस्टर इन लॉ तो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे थे। जो कहता है कि चलो अब काम की बात करते हैं। तो हान बताता है कि बिजनेस डील फाइनल हो गई है और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया। तो फिर जो कहता है कि ठीक है, फिर अब तेरी सिस्टर इन लौटने वाली होगी तो मैं जाकर उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आता हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिन यहाँ पर जो को ढूंढते हुए उसके रूम में आ जाती है और सोचती है कि पहली बार मैं जो का रूम इतने अच्छे से देख रही हूँ, पता नहीं वो मिस्टीरियसली यहाँ पर करता क्या रहता है। फिर वो उसका वार्डरोब भी खोल कर उसके कपड़े देख रही होती है। इतने में यहाँ पर जो आ जाता है और शिन से पूछता है कि तुम जा गई। तो शिन कहती है कि मुझे याद है कल तो मैं यूवी के साथ डिनर पे गई थी ना, तो आखिर मैं घर कैसे आई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो पूछती है कि क्या तुम कल मुझे पिक करने आए थे। तो जो बताता है कि हाँ। तो शिन कहती है कि अगली बार मैं बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करूंगी, फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। वो कहती है कि कल मैंने तुम्हारे साथ कुछ करी तो नहीं थी ना। तो जो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो शिन खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ वो बस सपना था। फिर वो जो को बताने लगती है कि मुझे एक इंटरव्यू का इन्विटेशन है। तो जो पूछता है कि तुम जॉब करने वाली हो। तो शिन बताती है कि हाँ, जब मैं वेब नॉवेल्स लिख रही थी तो फिर मुझे तभी लगा कि स्क्रीन राइटर बनना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो ये तो मेरा एक छोटा सा ड्रीम है जो कि मैं अचीव करना चाहती हूँ, और वैसे भी फैमिली के लिए पैसे कमाना तो जरूरी है ना। तो जो कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पैसे का अरेंजमेंट मैं कर लूंगा। तो शिन कहती है कि मुझे पता है तुम नहीं चाहते कि मैं इतनी मेहनत करूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी खुद का कुछ हो जो मैं कर सकूं, ताकि मुझे हमेशा तुम पर न डिपेंड होना पड़े, और वैसे भी मेरी पसंद की चीज करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो जो कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें जो पसंद है वो करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। वो कहता है कि पहले तुम चाहे जैसी भी हो, अब तुम जैसी हो मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ में रहने के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर वो दिखाता है कि देखो मैंने ब्रेकफास्ट लाया हूँ, तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर शिन भागते हुए कंपनी जाती है और सोचती है कि आज ही के दिन ट्रैफिक जैम होना था, मैं इंटरव्यू के लिए कितना लेट हो गई हूँ। फिर वो जाकर रिसेप्शन में पूछती है कि इंटरव्यू कहाँ हो रहा है, और हम देखते हैं कि जो भी इसी कंपनी आया होता है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो कंपनी के बॉस से बात कर रहा होता है और उसे डील कर लेता है कि उसकी ये इन्वेस्टर वाली आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि शिन जब इंटरव्यू के लिए जाती है तो इंटरव्यूअर को उसकी स्क्रीन राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि उसने सब कुछ कितना अच्छे से लिखी है। वो लोग तो तुरंत ही उसे हायर करते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड है, तो वो नेक्स्ट वेडनेसडे से यहाँ पे काम करने आ सकती है। शिन में थैंक्स करती है कि वो बहुत अच्छे से मेहनत से काम करेगी। और फिर वो जब लिफ्ट में आती है तो वो सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में उसे अपना ड्रीम पूरा करने का मौका मिल ही नहीं पाया था, और जो चीज़ें वो पिछली लाइफ में नहीं कर पाई थी अब वो इस लाइफ में करने के लिए बहुत खुश होती है। फिर जैसे ही शिन लिफ्ट से बाहर निकलती है तो जो को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो जल्दी से पीछे हो जाता है और कंपनी की बॉस को आगे करते हुए बताने लगता है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया था। वो पूछता है कि तुमने भी जो बताई थी कि तुम इंटरव्यू के लिए जा रही हो, तो क्या वो यही कंपनी है। तभी फिर शिन जो को इशारा करती है और उसके साथ साइड में जाकर बात करती है और उसे पूछती है कि जो पर्सन है यही तो इस कंपनी के बॉस है ना, और क्या तुम इनके लिए काम करने आए हो। तो फिर जो बताने लगता है कि क्योंकि तुम काम करने आ रही थी तो मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी थी ताकि मैं भी कुछ पैसे कमाऊं और तुम्हारा बर्डन कम कर सकूं। तो शिन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है और सोचती है कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट मैन को चुनी हूँ। सच में कितना ज़्यादा अच्छा है कि पहले इतना पावरफुल सी हुआ करता था, इतने टॉप पर होने के बावजूद अब ये मेरे लिए किसी के अंडर भी काम करने को तैयार हो गया। सच में कितना अच्छा है। फिर शिन जो से कहने लगती है कि लेकिन इस कंपनी में डेट करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो हम दोनों को अपना रिलेशनशिप छुपाना होगा, ठीक है। तो तुम बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सपोज मत होने देना कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है, नहीं तो जॉब जाएगी और हमारे खाने के वांदे हो जाएंगे। और फिर वो उसे पकड़ के कहने लगती है कि हम लोग जब घर चलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। सो कहता है कि ठीक है। फिर दोनों साथ में यहाँ पर कंपनी के बॉस के सामने आ जाते हैं और शिन कहती है कि बॉस आप बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत करना, हम लोग तो बस फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। फिर शिन ने घर पे जो के लिए कुछ ऐसी डिश तैयार करी होती है जो उसने बचपन में ही खाया था और उसे वो बहुत पसंद थी, तो वो खुश हुई होती है कि आज वो पक्का सरप्राइज होने वाला है। तभी जो आता है और पूछता है कि बहुत ही अच्छी खाने की स्मेल आ रही है, तुमने क्या बनाई हो। तो शिन कहती है कि तुम टेस्ट तो करो। तो फिर जो टेस्ट करता है और बताता है कि सच में बहुत अच्छा बना है, मुझे बचपन की याद आ गई। तो शिन कहती है कि ठीक है, फिर हम इसे ग्रैंडपा को भी देने लेके चलेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो जो फिर उसे बताता है कि मेरे ग्रैंडपा 3 साल पहले इस दुनिया से गुजर चुके हैं, तुम भूल गई क्या।
तो शिन सोचती है कि उसे तो इस बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि नॉवेल में सिर्फ इतना लिखा था कि जो के ग्रैंडपा को शिन बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपने ग्रैंडसन की शादी शिन से फोर्सली करवा दिए थे। फिर वो सोचने लगती है कि वो क्या बहाना बनाएगी। तभी जो कहता है कि तुम ये कह रही थी ना कि हम लोग ग्रैंडपा की ग्रेव पे लेके चलेंगे। तो शिन कहती है कि हाँ हाँ मैं यही कह रही थी। फिर रात में हम देखते हैं कि जो अपना काम कर रहा होता है, तभी अचानक से लाइट चली जाती है। तो जल्दी से शिन उसके पास आती है, और जब वो उसके इतना क्लोज खड़ी होती है तो जो पूछ रहा होता है कि उसे क्या हुआ है। तभी इतने में वो अचानक से फ्लैश लाइट चालू करती है और कहती है कि तुम सरप्राइज हुए ना, देखो हमारे नेबरहुड में बार बार लाइट जाती रहती है, तो ये अब हमारे बहुत काम का है। तभी फिर बिजली की आवाज से शेन बहुत ज्यादा डर जाती है, जल्दी से जो को हक करती है। तो वो कहता है कि डर मत, देखना कल ही मैं सर्किट को अच्छे से ठीक करवा दूंगा, दोबारा कभी खराब नहीं होगा। शेन बताने लगती है कि बचपन में मैं माउंटेन पर खो गई थी, इसलिए मुझे बारिश और बिजली से बहुत डर लगता है। तो जो कहता है कि फिक्र मत करो, अगर दोबारा कभी तुम खो जाओ ना तो इसी फ्लैश लाइट को ऑन करना, और फिर मैं अंधेरे में भी तुम्हें आके ढूंढ लूंगा। फिर मॉर्निंग में जब शिन की नींद खुलती है तो वो काफी शॉक होती है कि जो और वो ऐसे हक करके सो रहे थे, तो वो जल्दी से उठकर चुपके से चली जाती है, और जो तो यहाँ स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे शेन वापस से शिन के बॉस की कंपनी गया होता है। तभी यहाँ पर मिस्टर जैंग उसे यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपकी जो फ्रेंड है मिस शिन, क्या हम उन्हें थोड़ा स्पेशल अटेंशन दें। तो जो कहता है कि वो मेरी फ्रेंड नहीं है। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि अच्छा, तो वो लड़की आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती है और आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। तो जो बताता है कि वो मेरी वाइफ है। तो फिर मिस्टर जैंग पूछ रहे होते हैं कि फिर क्या मैं आपकी वाइफ को प्रमोशन दे दूं और उसे एडिटर इन चीफ बना दूं। तो जो कहता है कि नहीं, उसे एक्स्ट्रा केयर ये सब पसंद नहीं है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि मेरी वाइफ को कोई भी कंपनी में बुली नहीं करना चाहिए, और हाँ उसे भी इस बारे में पता नहीं है कि कंपनी में मेरी क्या पोजीशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे नहीं बताएंगे। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि हाँ, ये मेरी तरफ से भी सीक्रेट रहेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शेन पूरी टीम के साथ मीटिंग रूम में होती है। तभी इतने में यहाँ पर उसके इस नए शो का मेन एक्टर आया होता है, जो कि शेन के पास बैठकर उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे पहचानी नहीं, तुम क्या मुझे भूल चुकी हो। तो शेन कहती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो फैंग उसे याद दिलाने लगता है कि जब मैंने डेब्यूट किया था तो तुम्हें याद है मुझे कितने सारे गिफ्ट्स वगैरह भेजी थी, और तुमने बताई थी कि तुम मेरी टॉप फैन हो। तभी तुम्हें यहाँ पर यूफे आ जाती है और बताने लगती है कि शिन के दिल में बहुत सारे मैन हैं, तो वो तुम्हें ऑलरेडी भूल चुकी है। और फिर वो यहाँ पर सभी को अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती है कि वो उनके शो की मेन लीड एक्ट्रेस है, और फिर वो आकर यहाँ पर शिन की बेइज्जती करने की कोशिश कर रही होती है कि वो यहाँ पर कनेक्शन के साथ आई है, नहीं तो उसे यहाँ पर जॉब भी नहीं मिलती। तो शिन उसे क्लियर करती है कि उसे इंटरव्यू के लिए इन्विटेशन आई थी, तो वो कुछ भी बकवास ना करे। तो भी यहाँ यूफे मानने को तैयार नहीं होती, और शिन को गोल्ड डिगर बोलते हुए उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पर शिन तो उसकी बातें सुनकर कहती है कि मुझे तुम्हारा ये फीमेल लीड का आइडिया बहुत पसंद है, मैं अपने नेक्स्ट शो के लिए अपनी फीमेल लीड का कॉन्सेप्ट ऐसे ही रखूंगी। तो तुम्हारे सजेशन के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। आजकल की ऑडियंस को ऐसी फीमेल लीड बहुत ज्यादा पसंद है जो किसी भी कीमत पर अपनी सारी चीजें करवा के रहे और हर ग्रीन टी लड़की को भी सबक सिखाए। वो सीधी सादी सी इनोसेंट टाइप की फीमेल लीड अब किसी को भी पसंद नहीं। और शिन यहाँ पर फिर युवे को अच्छे समझा देती है कि वो उसे इस तरीके से बुली नहीं कर सकती। तो फैंग तुरंत ही फिर शिन की तारीफ करता है कि ये हुई ना मेरी नंबर 1 फैन, और फिर वो सभी से कहता है कि आज सभी को मेरी तरफ से खाने की ट्रीट है। फिर हम देखते हैं कि जो का जब काम करके खत्म हो जाता है तो वो अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछता है कि मेरी वाइफ का बर्थडे आने वाला है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट देते हो। तो असिस्टेंट उसे सजेस्ट कर रहा होता है कि बॉस आपको अपनी वाइफ को कुछ ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहिए, तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जो फिर सोच लेता है कि वो शिन के लिए एक नेकलेस खरीदेगा। फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि नेबरहुड में जो इतनी लाइट जा रही है उसकी पावर आउटेज का प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ। और फिर जो को यहाँ भूख लग रही होती है तो वो सोचता है कि शिन तो अब तक घर आ चुकी होगी, तो वो उसके लिए क्या बना रही होगी ये देखने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और देखता है कि वो तो घर पे है ही नहीं। फिर वो घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा होता है और सोचता है कि शिन के बिना घर ही नहीं लग रहा उसे, और उसे बहुत अकेला फील हो रहा है। तभी यहाँ फैंग अपनी कार से शिन को छोड़ देता है और उसे बाइक करके चला जाता है। तो जो उसे देखकर जेलस होता है। फिर शिन तो यहाँ पर जो को देखकर खुशी आती है और कहती है कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर वो उसे बता रही होती है कि वो कितनी ज्यादा खुश है कि वो जिस फिल्म के ऊपर काम कर रही है उसकी कल शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और पहली बार वो लाइफ में ऐसे प्रोडक्शन टीम के साथ काम करने वाली है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जो भी यहाँ पर शिन का काम देखने के लिए पहुंच जाता है और जो शिन की कंपनी का बॉस है वो यहाँ पर उसे पूरी प्रोडक्शन टीम को दिखा रहा होता है। तभी यहाँ पर शिन बहुत सारा सामान लेकर जा रही होती है, तो जल्दी से बॉस उससे सामान ले लेता है और कहता है कि अरे तुम्हें इतना सारा उठाने की जरूरत नहीं है, और फिर वो बाकी लोगों को सारी चीजें उठाने के लिए दे देता है। तो शिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि बॉस कितने ज्यादा अच्छे अपने एम्प्लॉयज का इतना ध्यान रखते हैं। फिर इसके बाद जब शूटिंग स्टार्ट होती है तो युवे कुछ ज्यादा ही भाव खा रही होती है और वो एक्ट करने को मान ही रही होती है। तो यहाँ पर
फैंग उसे बातें सुना देता है। तो फिर वो यहाँ से चली जाती है और फिर फैंग यहाँ पर शिन को एक्टिंग करने के लिए इनवाइट करता है। तो कहती है कि मैं तो बस स्क्रीन राइटर हूँ, तो मैं एक्ट्रेस कहाँ से बन सकती हूँ। तो फिर वो समझाता है कि लेकिन तुम स्क्रीन राइटर हो, इसलिए तुम ही सबसे ज्यादा कैरेक्टर को समझ सकती हो। तो एक बार तुम ट्राई करके तो देखो, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम कर भी लोगी। तो शिन सोचने पड़ जाती है कि अगर ये वो रोल प्ले करेगी तो फिर उसकी तो मेल लीड के साथ किस भी होगी, और ये सब वो कैसे कर सकती है। फिर यहाँ पर वो एक्टिंग स्टार्ट करती है। तभी हम देखते हैं कि जो को स्क्रिप्ट मिल जाती है और वो फिर यहाँ पर बॉस से बात करके चेंजेस करवाने की कोशिश करते हैं। फिर शिन और फैंग मिलकर जब यहाँ किस वाला सीन करने वाले होते हैं तो शिन डर रही होती है कि कहीं इन लोग की सच की किस ना हो जाए, क्योंकि उनको सिर्फ नाटक करना है। तभी इतने में बहुत जल्दी से वो सीन को रुकवा देता है और कहता है कि अब नेक्स्ट सीन शूट करते हैं, जिसमें फैंग को पोर्ट से पानी में गिरना होता है। और ये सीन को जो इशारा करके बॉस से बार बार करवा रहा होता है कि उसे पसंद नहीं आ रहा है, और फैंग को ऐसे परेशान करके जो को बहुत ज्यादा खुशी मिल रही होती है। फिर इसके बाद यहाँ का सीन शूट कंप्लीट हो जाता है और फिर यहाँ पर सभी लोग पैकिंग कर रहे होते हैं। तो जोया शिन के पास पहुंचता है तो वो उसे देखकर खुश हो जाती है कि तुम यहाँ पर कब आए। वो उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा आज काम का डे कैसा गया। तो बताती है कि पहली बार मैंने शूटिंग को इतना नजदीक से देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो बता रहा होता है कि अभी उसे जरूरी काम है इसलिए उसे जाना पड़ेगा, लेकिन फिर जब रात तक उसकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो उसे पिक करने आएगा। तो शिन खुश होती है और कहती है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं कि शूटिंग माउंटेन पर होने वाली होती है और वहां पर शिन अकेले माउंटेन पे फंस जाती है और वो डरते हुए जो को कॉल लगाती है और बताती है कि वो यहाँ अकेली हो गई है और यहाँ पे बहुत अंधेरा है, और फिर उसका कॉल भी कट हो जाता है। तो तुरंत ही हम देखते हैं जो यहाँ पर शिन को ढूंढने के लिए निकलता है और वो फाइनली उसे ढूंढकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है क्योंकि शिन बेहोश हो गई होती है। फिर उसका फ्रेंड आया होता है तो जो इस बारे में उससे पूछता है कि शिन को आखिर माउंटेन पर किसने अकेला छोड़ा, क्या पता लगा। तो फिर उसका फ्रेंड बताता है कि हाँ, तो हान बताता है कि हाँ, सिस्टर इन लॉ को यूवे ने माउंटेन पर अकेला करवा दी। उसने टीम को ऑर्डर दी कि वो लोग चुपचाप से उसकी बात सुने क्योंकि वो लोग सब उससे डरते हैं, तो उन लोग को सुनना पड़ा। फिर मॉर्निंग में जब शिन की नींद खुलती है तो उसके पास फैंग बैठा होता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड कितना खराब है, सोचो तुम यहाँ हॉस्पिटल में हो और तुम्हारी केयर करने के लिए वो रुका ही नहीं। तो शिन सोच रही होती है कि लेकिन मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पर मुझे जो नहीं लिख रहा है, क्या वो बस मेरा इल्यूजन था। तभी इतने में यहाँ पर जो आ जाता है तो शिन उसे देखकर खुश जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम गए नहीं हो। जो बताता है कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाने गया था। फिर यहाँ पर फैंग शिन को कहने लग जाता है कि तुम्हारा कैसा हस्बैंड है, मैंने सुना कि ये बैंकक्रप्ट हो गया और अब तो ये तुम्हारे खर्चे भी नहीं उठा सकता है और इसकी वजह से तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो सच में मुझे तो लगता है कि तुम्हें ऐसे बंदे को डिवोर्स दे देना चाहिए। तो शिन को तो फैंग की बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सोचती है कि आजकल सारे लोग मुझे ऐसे क्यों मिल जा रहे हैं जो बस मेरा और जो का डिवोर्स करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो भी शिन से कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है जो पहली मीटिंग में हमारा डिवोर्स करवाना चाहता है। सच में ऐसे फ्रेंड से ना दूर रहना चाहिए। मैंने एक पोस्ट पढ़ा था कि ऐसे लोग बड़े खराब होते हैं, ये तुम्हें भी बिगाड़ देंगे। फिर फैंग यहाँ से चला जाता है और शिन जो से कहती है कि सच में तुम भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव बन गए हो। तो कहता है कि मैंने तुम्हारे पोस्ट पढ़ के ही सब सीखा था कि लव राइवल से ऐसे ही डील करते हैं। फिर यूवे को हम देखते हैं जो कि काफी परेशान हो जाती है कि उसका काम किसने खराब किया। वो सोचने पड़ जाती है कि क्या ये काम जो का होगा, लेकिन वो सोचती है कि जो तो शिन को पसंद नहीं करता है तो वो ये क्यों करेगा। फिर वो अपने मन में अंदाजा लगाने लगती है कि पक्का वो शिन का लवर होगा। फिर से तो बहुत गुस्सा आती है कि शिन की साइड लेने के लिए उसका कोई बैकअप है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शिन को घर ले आता है और उसे कहता है कि तुम अभी डिस्चार्ज होके आई हो ना, तो तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना के लाता हूँ। फिर वो किचन में कुकिंग करने जाता है और शिन खुश हो रही होती है कि आज वो जो का बनाया हुआ खाना खाएगी। और फिर जब जो यहाँ बना के लाता है तो शिन देखती है कि उसने पूरा जला हुआ बनाया। फिर वो कहती है कि तुम बैठो और फिर वो उसके लिए नूडल्स बना के लाती है और कहती है कि ट्राई करो, ये मेरे स्पेशल नूडल्स है। तो जो तारीफ करता है कि बहुत ही अच्छे बने। फिर रात में शिन जब सो रही होती है तो जो भी यहाँ बेड पर आके लेट जाता है और शिन नींद में उसे हक करके सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो रेस्टोरेंट में जो को देख लेती है तो उससे बात करने जाने वाली होती है, पर जो के पास यहाँ पर बायून आई होती है और वो यहाँ पर जो को काम दिलवाने के लिए दो लोग से बात करी होती है। तो वो लोग यहाँ पर बायून की तारीफ कर रहे होते हैं और जो से कह रहे होते हैं कि ये तुम्हारी फर्स्ट लव है ना। तभी बायून जो को टच भी करने लग जाती है और ये देखकर शिन को अच्छा नहीं लगता है, पर वो सोचती है कि मैं बस एक फैन हूँ तो मुझे अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि शिन के जाने के बाद जो तो यहाँ पर बायून का हाथ हटा देता है और वो इस मीटिंग को छोड़कर चला जाता है कि उसे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। फिर हम यूवे और लू को देखते हैं जो कि साथ में यहाँ पर शिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। यूवे ने इसे बताई होती है कि उसके डैड ने उसके सारे कार्ड स्टॉप कर दिए, तब उसके पास कोई पैसे नहीं है। तो लू कह रहा होता है कि फिक्र मत करो, मैं शिन से पैसे निकलवा लूंगा, आखिर वो मुझसे इतना प्यार करती है तो वो मेरे लिए जरूर पैसे लगाएगी। तभी हम देखते हैं कि जो बाहर आता है और वो इन लोग की बातें सुन लेता है। तो फिर वो इन लोग को फिर से मारता है
और फिर जब वो घर पहुंचता है तो शिन यहाँ सोफे पे सो रही होती है। उसे देखकर वो जाग जाती है और फिर बताती है कि उसे अभी अपनी और भी राइटिंग करनी है। तो जो को बहुत बुरा लग रहा होता है कि शिन पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है और उसने उससे छुपाया हुआ है कि वो तो कोई बैंकरप्ट है ही नहीं और इतना अमीर है। फिर जो इस बारे में शिन को सच बताने वाला होता है तभी शिन उसे कहती है कि वैसे मुझे तुम्हें एक चीज दिखाना था। वो युवे और लू का वीडियो दिखाने लगती है कि कैसे अब वो लोग आज अपने वीचैट पर पोस्ट डाले हुए थे जिसमें वो लोग वीडियो बनाकर सॉरी बोल रहे थे। तो शिन इन लोग की वीडियो देखकर खुश हो रही होती है और कहने लगती है कि पता नहीं कौन वो अमेजिंग पर्सन है जिसने इन लोग को सबक सिखाया है। फिर शिन इस बारे में सोच रही होती है कि क्या मुझे जो को इस बारे में बताना चाहिए कि वो बायून से दूर है। उसी ने तो उसे बैंकरप्ट करवाई है लेकिन आज ये उसके साथ डेट पर गया था तो ये क्या मुझ पर बिलीव करेगा। फिर वो उसे कहने लगती है कि तुम ना बायून से दूर रहा करो और उससे केयरफुल रहा करो। तो जो को लगता है कि शिनू से जेलस हो रही है तो वो उससे क्लियर करता है कि मैंने कभी भी बायून को कभी पसंद किया ही नहीं, शुरू से ही कभी नहीं। तो ये सुनकर शिन को तो शौक लगता है कि यानी नॉवेल में सब अलग ही लिखा था, यानी इनका रिलेशनशिप तो फेक था और मैं फालतू में फिक्र कर रही थी। तभी जो कहता है कि मुझे तुमसे एक और चीज डिस्कस करनी थी। असल में मेरे रूम का जो बेड है ना वो टूट गया है तो इसलिए मैं अपने रूम में नहीं सो पाऊंगा। तो क्या मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर कर सकता हूँ? नहीं तो फिर मुझे सोफा पे सोना पड़ेगा। तो शिन मान जाती है कि नहीं नहीं तुम बेड पर सो सकते हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बेड भी टूट जाता है क्या। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जो ने असल में उस बेड को अपने सीक्रेट बेस में शिफ्ट करवा दिया होता है और उसके गार्ड्स और फ्रेंड ये सब देखकर शॉक हो रहे होते हैं कि बेड यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर फिर हान कह रहा होता है कि सच में जो ने सिस्टर इन लॉ के साथ सोने के लिए ये अजीब सा एक्सक्यूज निकाला कि उसका बेड टूट गया और यहाँ पर डाल दिया। सच में ऐसा बहाना सिर्फ यही बना सकता है। फिर रात में हम देखते हैं कि जो यहाँ पर पहले से शिन का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो आती है तो वो अपने आप सिखा रहा होता है। शिन उसे देखकर शाय फील कर रही होती है और जल्दी से फिर वो लेट के सो जाती है। तो जो सोचता है कि क्या मेरी बॉडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैंने तो इसके नॉवेल्स में पढ़ा था कि उसे ऐसे एप्स वगैरह पसंद है। और फिर शिन नींद में आने के बाद जो को हक कर लेती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जो का फ्रेंड हान उसे इस बारे में बताता है कि उसे बैंकरप्ट करने के पीछे असल में बायून का हाथ है। तो ये सुनकर जो सोचता है कि शिन ने उसे बायून से दूर रहने के लिए बोली थी। तो ये सोचता है कि क्या इस बारे में शिन को भी पता होगा, इसीलिए वो मुझे उससे दूर करना चाहती थी। फिर हान कह रहा होता है कि वैसे बायून इन सब में अकेली नहीं है, उसके साथ भी कोई है और वो उसके साथ वाले बंदे का उसे फोटो भी दिखाता है। तो जो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया ही था कि ये अकेली नहीं हो सकती है और वैसे पता है ये दूसरा बंदा कौन है, ये मेरा छोटा भाई है। तो ये सुनकर हान को भी शौक लगता है कि फैंग तुम्हारा छोटा भाई है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो जो बताता है कि उसे भी ये जल्दी पता लगा है। फिर हम देखते हैं कि बायून और फैंग आपस में कॉल पे बात कर रहे होते हैं और बायून असल में शिन को जो की लाइफ से निकालना चाह रही होती है और फैंग असल में अपने भाई जो से बदला लेना चाह रहा होता है क्योंकि बचपन में उसे और उसकी मॉम को घर से निकाल दिया गया था और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के पैसे न होने की वजह से फैंग की मॉम मर गई थी, इसलिए वो जो से बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ जो ने फाइनली शिन को सच बताने का डिसाइड कर लिया होता है तो इसलिए वो अपने उसे बड़े से विला में लेकर जाता है और उसे बता देता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, असल में कभी मैं बैंकरप्ट हुआ ही नहीं था। जब मैं अपनी कंपनी संभाल रहा था तो मुझे इस बारे में पता लग गया था कि कोई है जो मुझे नीचे गिराना चाहता है और इसलिए उसके बारे में पता लगाने के लिए मैंने ये सब बैंकरप्ट होने का नाटक शुरू किया और मेरी वजह से तुमने भी मेरे साथ साथ बहुत सफर करी हो। तो अगर तुम मुझे इसके लिए ब्लेम कर रही हो तो मैं तुम्हें कंपेंसेट करना चाहता हूँ। मेरे नाम पर जितने भी सारे शेयर्स है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो शीनो से कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही हूँ। वो बताती है कि उल्टा वहां पर रहकर उसने कोई सफर नहीं करी है बल्कि वो खुद से पैसे कमाकर बहुत ज्यादा खुश भी थी और उल्टा उसे इतने बड़े घर में बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो जो कहता है कि सच में तुम कितनी बदल सी गई हो। तो शीन कहती है कि मेरा भी एक सीक्रेट है जो मुझे तुम्हें बताना है और फिर वो सब बता देती है कि असल में मैं रियल वाली शीन हुई नहीं। तो जो से कहता है कि असल में ये मुझे पहले से पता है। तो शीन शॉक होती है कि तुम्हें कैसे पहले से पता लग गया। तो फिर जो बताता है कि शायद मुझे तब पता लगा था जब तुमने पहली बार घर को इतने अच्छे से क्लीन करी थी, या फिर तब जब तुमने वो महंगे बैग्स को पसंद करना छोड़ दी थी, या फिर तब जब तुम मैंगो खा रही थी। तो शीन कहती है कि यानी मैं इतने पहले ही एक्सपोज हो चुकी थी और मुझे लग रहा था कि मैंने अच्छे से अपने सीक्रेट को छुपा के रखी हूँ। फिर दोनों ही बहुत खुश होते हैं कि दोनों ने एक दूसरे से एक एक चीज छिपाए थे जो कि अब सामने आ गई है और अब सब कुछ क्लियर है। फिर जो कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें पूरा हमारा घर दिखा देता हूँ और फिर पूरा घर घूमते हुए जो यहाँ पर शीन को बेडरूम में भी लेकर आता है और कहता है कि अब से हम दोनों साथ में यहाँ पे रहेंगे। तो शीन कहती है कि सेम रूम में। तो जो कहता है कि ऑफ कोर्स हमारी लीगली शादी हुई है। तो शीन काफी शाय हो रही होती है और फिर यहाँ पर दोनों ही किस करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शीन और जो दोनों ही ग्रैंड पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और जब यहाँ पर ये लोग पार्टी में पहुंचते हैं तो जो फिर सभी के सामने ये चीज अनाउंस करता है कि वो ये असल में मिस्टर क्यू है। फिर उसकी आइडेंटिटी जानने के बाद सभी शॉक होते हैं कि यानी वो बैंकरप्ट था ही नहीं। और फिर बायू ने जो एक प्रॉपर्टी के ऊपर अपने सारे पैसे लगा दी थी वो असल में जो ने खरीद लिया होता है
इसलिए वो शॉक हो जाती है कि अब तो उसके पास कुछ भी नहीं रहा, वो बैंकरप्ट हो गई है। इस तरीके से जो यहाँ पर उससे बदला लेता है और फिर वो यहाँ पर सभी के सामने शीन की तारीफ कर रहा होता है कि उसकी वाइफ ने हमेशा उसका साथ दी और इसलिए वो सारा क्रेडिट उसे देना चाहता है। फिर वो अनाउंसमेंट करता है कि उसके नाम पर जितने भी सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी है वो सब अपनी वाइफ को दे रहा है। तो सभी के लिए ये चीज़ और भी ज़्यादा शॉकिंग होती है और फिर यहाँ बायून तो गुस्सा होकर चली जाती है और शीन और जो हक कर रहे होते हैं तो सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं कि ये कपल कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट डे शीन जब कंपनी में काम करने जाती है तो उसके सारे कलीग्स उसे सॉरी वगैरह कर रहे होते हैं कि कितनों ने तो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करे थे। तो शीन उन लोग की सॉरी एक्सेप्ट करती है और सभी से कहती है कि वो यहाँ पर पहले की तरह ही काम करना चाहती है और कोई स्पेशल केयर उसे नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि शीन यहाँ से अपने वो पुराने वाले घर में जाती है और जो से कॉल पे बता रही होती है कि उसका कोई जरूरी डॉक्यूमेंट है जो पुराने घर में रह गया है और वो बस ले लेगी तो अपना चली जाएगी। तभी इतने में यहाँ पर इस घर में फैंग आ जाता है और वो जल्दी से उसका फोन ले लेता है और जो से कहता है कि अगर अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो यहाँ पर आओ। फिर जो तो यहाँ पर शीन को बचाने के लिए पहुंच जाता है और फैंग जो को डरा रहा होता है कि वो उसकी वाइफ को मार देगा। पर तभी इतने में लाइट चली जाती है और जो जल्दी से फैंग को किक मारता है और जल्दी से वो शीन को पकड़ के अपने रूम में लेके जाता है और वो वार्डरोब वाले डोर से उसे सीक्रेट बेस में लेकर आ जाता है। और दोनों फिर यहाँ से सीसीटीवी फुटेज में लिविंग रूम का सीन देख रहे होते हैं जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि जो लाइट ठीक करने जाता है और उसे शॉर्ट सर्किट लग रहा होता है। तो शीन कह रही होती है कि देखा मैंने पहले बोली थी ना कि लाइट में सच में खराबी है। तो जो कहता है कि वैसे कितनी ज्यादा हंसी आ रही है मुझे तो। फिर यहाँ पर पुलिस आकर फैंग को अरेस्ट करके लेके जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि शीन और फैंग अपना अपना काम में बिजी हो जाते हैं। शीन अपना स्क्रीन राइटिंग के काम में बिजी होती है और फैंग अपना कंपनी संभाल रहा होता है और दोनों अपना बिग विला छोड़कर वही पुराने छोटे वाले घर में रहने के लिए आ जाते हैं और दोनों ही बहुत ही खुशी से रह रहे होते हैं और दोनों आज अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करने जा रहे होते हैं। तभी शीन जो से पूछ लेती है कि यहाँ पर तो कैमरा नहीं लगा है ना, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें देखे। तो जो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं और अगर होगा भी तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही देखूंगा। और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।